हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। सातवें क्षण को लेकर एक नए टॉपिक के साथ आप लोग के हम साथ हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है कि सातवें क्षण को लेकर अभ्यर्थियों के बीच में भय, भ्रम और मिथक क्या क्या है, इनको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक ऐसा है जिसको कि आपने बीएड और डीएलएड की पढ़ाई के समय पढ़ा होगा, लेकिन आज दोबारा से इस पर पढ़ने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है, समझने की। क्योंकि यहाँ जिन 6 बिंदुओं को शामिल किया गया है, इनको लेकर अगर आप अलग अलग लोगों के पास जाएंगे तो अलग अलग लोग आपको अलग अलग तरीके से गाइड करेंगे और मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ रहता है। तो इन सारे कन्फ्यूज़न का आखिरकार आखिरी समाधान क्या है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मूलतः 6 प्रश्न लिए गए हैं, आगे और भी क्वेश्चन होंगे आप लोग के, तो उन प्रश्नों को भी दूसरी वीडियो में शामिल किया जाएगा। यहाँ फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो कि महिला अभ्यर्थियों का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है कि जाति आय आवासीय किसके नाम से बनाए जाएंगे। आप लोग स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को। कई बार चर्चा किए हैं, लाइव वीडियो के दौरान भी चर्चा किए हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात को अच्छे से समझिए। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा, इसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी, समस्या नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखेंगे। सबसे पहली बात है कि अप्लाई कौन करने जा रहा है। अप्लाई आप करने जा रहे हैं, आप आवेदन दीजिएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब आप किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं, जैसे कि आप एसएससी का फॉर्म भरते होइएगा, रेलवे का फॉर्म भरते होइएगा, तो वहाँ पे सारे सर्टिफिकेट आपके नाम के बने हुए होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपके नाम के बने हुए होते हैं और पिता का नाम इसमें कहाँ से आ गया, दोनों में अंतर क्या है, इस बात को समझिएगा तो और क्लियर होगा। सबसे पहली बात है कि जब आप जाति आय आवासीय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई करते हैं तो आरटीपीएस की वेबसाइट से आप अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम देना होगा कि मैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा रहता है कि मैं, मान लीजिए कि आपका नाम ABCD है। ABCD कहेंगे तो फिर कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। मान लीजिए कि मेरा नाम है, आपका नाम है रेणु कुमारी है, तो लिखा रहेगा कि मैं रेणु कुमारी पुत्री एक किन्हीं आदमी का नाम ले लीजिए, जैसे गुलाब प्रसाद सिंह। इस तरह से आप ले सकते हैं कि मैं रेणु कुमारी पुत्री गुलाब प्रसाद सिंह सीतामढ़ी जिले की निवासी हूँ और मेरा जो आय है इतना है, 1 लाख रुपया है। इस बात को आप समझ रहे हैं कि जब आप सर्टिफिकेट बनवाने जाइएगा तो इस तरीके से वो आपका आवेदन पड़ेगा कि मैं रेणु कुमारी पुत्री गुलाब प्रसाद सिंह सीतामढ़ी जिले की निवासी हूँ, मेरा परिवार का संपूर्ण आय 1 लाख रुपये है। ध्यान दीजिएगा, 1 ही लाख नहीं बनवाना है, जितना आपके परिवार के वास्तविक आय है उतना का आप बनवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके फैमिली का जब इनकम सर्टिफिकेट आप बनवाने जा रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट में वो सारा इनकम आपसे मांगते हैं। जब भी आप आवेदन दिए होइएगा या फिर किसी से करवाते हैं तो आपसे पूछेंगे कि आपके फैमिली का इनकम कितना है। तो मान लीजिए कि आपकी फैमिली में कृषि से, खेती से आय 1 लाख रुपये होती है, तो आप लिखेंगे कि कृषि से आय 1 लाख रुपये। इसी तरह से अगर आपके परिवार में व्यापार से आय होती है, मान लीजिए कि 2 लाख रुपये होती है व्यापार से आय, तो 2 लाख रुपये हो गया। किसी अन्य स्रोत से आमदनी है, मान लीजिए रेंट वगैरह से भी आमदनी है, रेंट से आमदनी है अगर आपकी 1 लाख रुपये, तो 1 लाख रुपये ये भी हो गया। और टोटल कितना हो गया, टोटल अगर आप देखिएगा तो 2 लाख, 1, 3 लाख, 1, 4 लाख, टोटल आपका आमदनी कितना हो गया, 4 लाख रुपये। ठीक है, तो आपके फैमिली की टोटल इनकम 4 लाख रुपये यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो ये आपका कुल इनकम हुआ। अब इसमें पूछने की बात ही नहीं रह गई कि सर पिताजी का इनकम दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। जब पूरा आपका टोटल फैमिली इनकम पूछा जा रहा है, पिताजी से अलग तो नहीं है, तो टोटल फैमिली इनकम दिखाना ही पड़ेगा। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब भी आपका जाति आय आवासीय होता है तो सर्वप्रथम तो इसमें आपके कैंडिडेट का नाम तो होगा ही होगा। अप्लाई आप करने जा रहे हैं, आपके माता जी अप्लाई करने नहीं जा रही या आपके पिताजी अप्लाई करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए सर्टिफिकेट उनके नाम का नहीं बनवा दीजिएगा। उनके नाम का बनवा दीजिएगा तो कोई उनको तो अप्लाई करना नहीं है, आप ही के नाम का बनेगा। लेकिन आपके माता पिता के नाम पर, सर्टिफिकेट पर माता पिता का भी नाम रहता है, तो आपके माता पिता के नाम में तो माता पिता का नाम आ ही जाएगा। और इनकम जब जहाँ भी आएगा तो इनकम में टोटल फैमिली इनकम होता है, तो उनका भी इनकम शामिल रहेगा इसमें। इस बात को ध्यान देना है। कुछ लोग बोलते हैं कि पति का नाम हम जुड़वाएंगे कि नहीं जुड़वाएंगे। स्पष्ट निर्देश है कि पहले भी ऐसा हुआ है, स्पष्ट निर्देश है सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से कि विवाहित महिलाएं भी जो सर्टिफिकेट बनवाती है वो पिता के नाम का बना हुआ होना चाहिए। देखिए, पिता के नाम का बना हुआ होना चाहिए और पिता का नाम होना चाहिए, इन दोनों शब्दों में अंतर है। ठीक है, पिता के नाम का बना हुआ होना चाहिए
और दूसरा कि पिता का नाम होना चाहिए। दो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं, पिता का नाम होना चाहिए। इन दोनों में अंतर है। जब हम बोलते हैं कि पिता के नाम का बना होना चाहिए, तो ये शब्द क्यों लिखे हैं? क्योंकि शादी के बाद एक प्रथा है हमारे पूरे देश में ही कि विवाहित महिलाएं अपने ससुराल चली जाती हैं। ससुराल चली जाती हैं तो वहाँ पे कई जगह क्या होता है कि आधार कार्ड में या फिर उनके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट में, वोटर आईडी में उनके पति परिवर्तन करवा देते हैं। कई जगह तो महिलाओं का टाइटल भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो विभाग ने यह निर्देश दिया कि जो भी विवाहित महिलाएं हैं तो उनके जितने भी सर्टिफिकेट है, उनके सर्टिफिकेट पे सबसे पहले उनका नाम तो होगा ही। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि रेणु कुमारी नाम था, तो उसमें इतना तो लिखा गया है कि मैं रेणु कुमारी। इसके बाद पति कोई और नहीं लिखा है, पति का नाम मान लीजिए कि मेरा ही नाम ले लीजिए। ठीक है, समझाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि एकदम से नाम याद नहीं आ रहा है कोई भी। ठीक है, पति मान लीजिए कि मेरा नाम हटाइए, किसी और का नाम ले लीजिए। किसका नाम बोले? अभिषेक कुमार। ठीक है, मैं रेणु कुमारी, पति अभिषेक कुमार है। तो ऐसा सर्टिफिकेट नहीं बनवाना है, बल्कि ऐसा बनवाना है कि मैं रेणु कुमारी, पिता गुलाब प्रसाद सिंह। अंतर स्पष्ट समझ में आ गया कि सर्टिफिकेट पर पति का नाम नहीं लगवाइएगा, पिता का नाम लगवाइएगा। ऐसा किस लिए करवाएगा? ऐसा इसलिए करवाया गया क्योंकि कानून यह कहता है कि भले आपकी शादी हो गई, लेकिन शादी हो जाने के बाद भी आप अपनी जाति नहीं बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जनरल कैटेगरी की महिला है और उनकी शादी मान लीजिए कि किसी ओबीसी वर्ग के लड़के से हो गई या फिर किसी अन्य वर्ग के लड़के से हो गई जो कि आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, और इसके बाद वो चाहती हैं कि अपना जाति बदल लें। जाति वो महिला नहीं बदल सकती। इस महिला के जो संतान होंगे उनकी जाति फिर बदल जाएगी, क्योंकि उनकी जाति चूँकि ओबीसी लड़के से की है या फिर अन्य लड़के से की है आरक्षित वर्ग के, तो पिता की जाति उनके बच्चों को मिलेगी। लेकिन ये महिला जो कि ओबीसी लड़के से कर ली है या अन्य लड़के से कर ली है, ये अपना जाति नहीं बदल सकती है। ये कानून है। अगर ऐसा होता तो एक तरह से धांधली होने लगता है पूरे देश में। लोग खट से शादी करते, एक सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, आरक्षण का लाभ सब ले लेता। तो इसको रोकने के लिए ऐसा किया गया है कि जो सर्टिफिकेट विवाहित महिलाओं का भी बनेगा तो सर्टिफिकेट पे उनके महिला का नाम तो होगा ही होगा। जैसे रेणु कुमारी, सर्टिफिकेट अप्लाई रेणु कुमारी करने जा रही हैं तो रेणु कुमारी के नाम का तो होगा ही। इसके बाद रेणु कुमारी के बाद उनके पिता का नाम दिया रहेगा, पति का नाम नहीं दिया रहेगा। इस बात को समझ गए? तो यही हम बताए हैं कि पिता के नाम का बना हुआ होना चाहिए, मतलब कि उनके मायके में उनके पिता का नाम होता है तो पिता के नाम का ही बना हुआ होना चाहिए। और इसी का बात है कि सर्टिफिकेट पे नाम भी पिता का ही होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं पे दूसरे जगह पे सर्टिफिकेट पे पिता का नाम की जगह कई कुछ लोग पति का नाम भी करवा देते हैं, कई जगह पे मान्य है। लेकिन बिहार सरकार शिक्षा विभाग में ऐसा काम आप नहीं कीजिएगा, और दूसरे जगह की बात है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप लोग का स्पष्ट हो गया होगा। चाहे आपकी जाति हो या आय हो या आवासीय हो, तो किसके नाम से बनवाना है? नाम से तो अपने ही बनवाना है। ठीक है, जो अप्लाई कर रहे हैं उनको अपने ही नाम का बनवाना है, लेकिन उस पर नाम पिता का ही देना है। चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, इससे मतलब नहीं रह जाता है। सब पर नाम पिता का ही दिलवाना है। स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे चरण में कहीं कहीं एडमिट कार्ड क्यों मांगा गया? ये क्वेश्चन भी बहुत लोग पूछते हैं कि छठे चरण में एडमिट कार्ड आखिरकार क्यों मांगा गया है? एडमिट कार्ड इसलिए मांगा गया है क्योंकि भाई पहला तो मांगना नहीं था, दूसरा फिर भी मांग दिए। इसलिए मांग दिए क्योंकि अगर आपको नियम की जानकारी नहीं है तो कोई भी बेवकूफ़ बना के जा सकता है। उदाहरण के लिए लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन क्या करें, समझाना पड़ता है क्योंकि सरपट में समझा के निकल जाएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, कन्फ्यूजन बना रहेगा। जैसे कि आप रोड पे जा रहे हैं और आपको कोई ट्रैफिक पुलिस रोका, ठीक है, और वो आपको बोलता है कि प्रदूषण का कागज़ दिखाओ, तुम्हारे गाड़ी का प्रदूषण सर्टिफिकेट है कि नहीं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट है कि नहीं, इस सर्टिफिकेट को दिखाओ। आप कहते हैं कि सर्टिफिकेट तो मेरे पास नहीं है। तो सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको पता है कि आप घर से सोच के चले थे कि अरे मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, पकड़ेगा तो पुलिस वाला कितना फाइन लेगा? बहुत से बहुत 500 रुपया फाइन ले लेगा। अब पुलिस वाला कहता है कि अरे भाई फाइन तो 10,000 रुपया हो गया। तो आप कहेगा कि 10,000 कब से फाइन हो गया, 500 ही था कल तक। तो कहेगा अरे तुमको तो नियम नहीं पता है, कल रात में 12 बजे के बाद से फाइन 10,000 रुपया हो गया। अब आप असमंजस में पड़ गया, आपको नियम नहीं पता है। हो सकता है दिन ऐसा है कि आपका मोबाइल घर पे ही छूट गया, आप गूगल भी करके चेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और आप ऐसे सुनसान जगह पे हैं जहाँ पे कोई और लोग भी नहीं है। अब पुलिस वाला एकदम पकड़े हुआ है आपको चारों तरफ से कि 10,000 रुपया दो तभी गाड़ी ले जाने देंगे, ठीक है। 10,000 अगर ज़्यादा लग रहा हो तो कम करके 2,000 कर लीजिए, फिर भी 500 तो ज़्यादा है, ठीक है।
अब क्या है कि आपको नियम की जानकारी नहीं है, आप मजबूरी में 2,000 रुपये या 10,000 रुपये उसको देख आइएगा, घर आके चेक कीजिएगा तो पता चलेगा अरे भाई तो 500 रुपया ही था, हमको तो उल्लू बना दिया, 500 का चालान थमा दिया, बाकी तो पैसा आपने पॉकेट में रख लिया। ठीक है, आपने क्या देखा कि नियम तो 500 का ही था, लेकिन आपको जानकारी नहीं थी, इसलिए आपको नुकसान पहुंचा दिया गया वहाँ पे। तो छठे में भी यही हुआ था। ठीक है, कि नियम तो था कि एडमिट कार्ड नहीं लेना है, लेकिन वाह मुखिया, वाह सचिव, वाह सरपंच, भ्रष्टाचार की गंगा जहाँ तक बही बहा दी गई। अगर अभ्यर्थी को नियम की जानकारी नहीं थी, अभ्यर्थियों को परेशान किया गया, कई जगहों पर पैसा वसूली की खबर आई थी। इसीलिए तो आप लोग को सतर्क करते हैं। जो लोग बोलते हैं यूट्यूब वीडियो बना के क्या करते हैं, यही करते हैं, सतर्क कर देते हैं इतना कि अब से कोई आपसे मांगे ना तो उनको नियम दिखाइए, एक एक नियम सबके मोबाइल में देंगे, सबको प्रिंट करके PDF साथ में लेके चलना है कि जहाँ बोले ना उसके मुंह पर ऐसे छाप देना है कि ये नियम है। स्पष्ट बोलते हैं मेरा आक्रोश मेरा क्रोध आपके शब्दों में होना चाहिए, तब होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी मेहनत, आपके BA DELED और CTET पर कोई दूसरा आदमी आके आपसे रुपया मांगेगा, ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये नियम था कि एडमिट कार्ड नहीं मांगना है। फिर भी अब जिनको नियम की जानकारी नहीं थी, कई जगह धांधली हुआ तो इसलिए मांगा गया। सचिवालय से स्पष्ट निर्देश था कि नहीं मांगना है। तो 7वें में भी एडमिट कार्ड जरूरी नहीं है, ध्यान रखिए। सर्टिफिकेट में हिंदी भाषा में बना हुआ, क्या करें? कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि मेरा EWS का सर्टिफिकेट है, हिंदी भाषा में बन गया, क्या करें? अप्लाई कहाँ करने जा रहे हैं? बिहार में करना जा रहे हैं। बिहार की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। BPSC के लिए रट लीजिए, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। तो हिंदी को पूर्णतः मानता है। आपका सर्टिफिकेट हिंदी में बना है, इंग्लिश में बना है या उर्दू में बना है, इससे कोई मतलब नहीं है, वैलिड होना चाहिए, जाली मत बनवा लीजिएगा। ठीक है, हिंदी में बना हुआ है, पूर्णतः मान्य। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट धुंधला हो गया, फट गया। एक आदमी ने कमेंट किया कि मेरा सर्टिफिकेट, माफ़ कीजिएगा हंसी आ जाती है, चूहा काट के खा गया है, क्या करें? उनका जो था कुछ प्रॉब्लम था, कहीं से काट के खा गया हुआ था। बहुत लोग अपना ईमेल भी करते हैं तो फोटो भी भेज देते हैं कि ये देखिए ना यहाँ पर से काट के खा गया है, क्या करें? ये कोई समस्या नहीं है। अगर आप ओरिजिनल कैंडिडेट है, आपको अपना ओरिजिनल रोल नंबर वगैरह, अपना मार्क्स वगैरह तो पता होगा, आप वही मार्क्स लिख के दे दीजिए। उसको वेरीफाई करवाना शिक्षा विभाग का काम है। उस सर्टिफिकेट को लेके बोर्ड के पास जाएगा। आप जिस बोर्ड से किए हैं, अपना ग्रेजुएशन किए हैं, इंटर किए हैं, कुछ भी किए हैं, उसको लेकर शिक्षा विभाग बोर्ड के पास जाएगा, वहाँ से वेरीफाई करवाएगा। आप अगर ओरिजिनल है तब चिंता करने की कोई बात ही नहीं, अगर डुप्लीकेट है तब चिंता कीजिए। ठीक है, इसलिए धुंधला हो गया है, अस्पष्ट है, ठीक से प्रिंट नहीं हुआ, चूहा काट दिया, फट गया, अरे 2 खुलने में भी फट गया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको गोंद से चिपका दीजिए, बस जाली नहीं होना चाहिए, तब भी मान्य होगा। नेक्स्ट है प्रोविजनल, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल पुराना हो गया, क्या करें? कोई बात नहीं है, प्रोविजनल पूर्णतः मान्य था। कुछ लोग ये अफवाह फैला देते हैं कि प्रोविजनल अगर 2 साल से पुराना हो गया ना तब नहीं मान्य होगा, 6 महीना से पुराना हो गया ना तब नहीं मान्य होगा, तुम नहीं जानते हो। उन लोगों को स्पष्ट से बता दें कि नियम क्या है। ओरिजिनल तब मिलता है कि जब आपको राज्यपाल से दीक्षांत समारोह का ऑर्डर मिलेगा। ध्यान रखिएगा, नियम है ओरिजिनल सर्टिफिकेट तब मिलता है जब राज्यपाल से दीक्षांत समारोह, कन्वोकेशन सेरेमनी का ऑर्डर मिलता है, तब जाके ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलता है। लास्ट टाइम बिहार के हर एक यूनिवर्सिटी में किस बैच तक को मिला हुआ है? 2017-19 तक को मिला हुआ है। इसके बाद तो किसी बैच को, ध्यान रखिएगा, BA DELED की बात नहीं कर रहे हैं, BED की बात कर रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन वगैरह इनकी बात कर रहे हैं, इनको तो ओरिजिनल इस बैच के बाद मिलने का ऑर्डर भी नहीं है। तो 6 महीना हो गया हो तब, चाहे 2 साल हो गया हो तब, क्या फ़र्क पड़ जाता है? आप देख रहे हैं, इससे कोई मतलब ही नहीं होगा। प्रोविजनल के आधार पे आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट है कि नाम में गलती हो गया है। बार बार ये क्वेश्चन समझाने पर भी आता है कि मदर नेम में गलती है, फादर नेम में गलती है, 1 अक्षर का गलती है, 2 अक्षर का गलती है, क्या करें? कुछ छूट गया, स्पेस गलती, कोई भी गलती है भाई, एक एफिडेविट आपको बनवाना होगा, चाहे सीटेट में गलती है, बीटेट में गलती, एकदम मान्य होगा एफिडेविट। कोई भी कह रहा है ना कि नहीं मान्य होगा, तो उसको प्रक्रिया की जानकारी ही नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे कि मान्य है तभी सर्टिफिकेट, सॉरी लेटर कहाँ निकला है, दिखा तो दीजिए कि 7वें चरण में कहाँ मान्य है। भाई मेरे, नोटिफिकेशन आया नहीं है, पहले आपको यही आ जाए, 7वें चरण का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकला है, लेकिन पहले आपको सचिवालय से इस स्तर का लेटर कैसे निकल सकता है कि 7वें चरण में एफिडेविट मान्य होगा? ऐसा लेटर नहीं निकलता है, यह सामान्य प्रक्रिया है। हर एक एग्जाम में स्टेज में एफिडेविट मान्य होता है। गलती होती है तो सुधार भी मनुष्य, सॉरी गलती भी मनुष्य से हुई है तो सुधार भी मनुष्य से ही होगा। सुधार की प्रक्रिया क्या है? एफिडेविट। एफिडेविट पे सारे काम होते हैं भारत सरकार के। तो इस वीडियो में
इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर से आपके जितने क्वेश्चन होंगे बचे हुए उनको नेक्स्ट वीडियो में शामिल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।